कोरोना की वजह से देश लॉकडाउन हो गया। कुछ दिन तक तो सरकारी दफ्तर भी बंद रहे, आम जनता के काम में रुकावटें पैदा न हो, इसलिए अधिकारी घर भी काम करते रहे। लेकिन क्या आपको पता है, इसका फायदा उठाकर अधिकारियों ने प्रदेश में एक और घोटाले को जन्म दे दिया है। जी हाँ, और वो घोटाला है रजिस्ट्री घोटाला। क्योंकि गुरुग्राम से ऐसी खबरें आई हैं कि लॉकडाउन के दौरान अधिकारियों ने 1200 के करीब अवैध रजिस्ट्री कर डाली, जिन्हें करने के लिए एनओसी तक नहीं ली गई। एक आरटीआई में ये खुलासा हुआ है। सर, जो रजिस्ट्रियों का अवैध कॉलोनिया का और जो कंट्रोल एरिया की में अवैध प्लॉटिंग का जो केस आया है, इसमें एक्चुअली कार्रवाइयां तो लगभग थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन लॉकडाउन का बहाना बना के यहाँ जो तहसील्स हैं उनके अधिकारियों ने खुलेआम रजिस्ट्रियां की है, जिसमें पर रजिस्ट्री 1.5 लाख रुपए तक की रिश्वत ली गई है। 1, 1.5, 2 जैसा भी इनको पड़ा है, और इस तरह की 1200 रजिस्ट्रियां की गई है। जो पिछले अगर आप देखेंगे तो पिछले पूरे 2019 में पूरे साल में रजिस्ट्रियां नहीं हुई, वो 1-1.5 महीने में रजिस्ट्रियां कर दी गई इतनी अवैध, क्योंकि पहले रोक थी। दूसरा ये मिला कि ना तो कोई लॉकडाउन के बहाने ना कोई पब्लिक बाहर आने वाले थी, ना कोई उन पे नजर रखने वाला था, और एक बहुत अच्छा मौका मिल गया कि जितना लूटना है भैया लूट लो। जो सेक्शन 7 की रजिस्ट्रियां हैं, बिल्कुल बिल्डर हैं, बिल्डरों ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है, लाइसेंस फीस दी है, उनके बीच में जो 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ की ग्रीन बेल्ट जो बच गई है, उनके ऊपर कॉलोनियां काट दी है। और कॉलोनियां काटने का अगर मैं सच बताऊं दिल से, तो इसमें हमारे गुड़गांव के कुछ विधायक भी हैं, कुछ पार्षद भी हैं, कोई मेयर वगैरह भी हैं। अब ये हथकंडे अपना अपना के राजनीति तो भ्रष्टाचार में लिप्त है ही, लेकिन अधिकारियों ने भी जिस तरह ये धंधा पिछले 2 महीने में किया है, बहुत ही शर्मनाक है। आरटीआई कार्यकर्ता रमेश यादव की माने तो अधिकारियों ने कोरोना और लॉकडाउन का जमकर फायदा उठाया है। अधिकारी ये अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त रजिस्ट्री अगर की जाएगी तो कोई इनकी तरफ उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि इस दौरान सभी का ध्यान कोरोना को हराने में लगा है। रमेश यादव का तो यहाँ तक कहना है कि एक रजिस्ट्री के लिए अधिकारी कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए तक रिश्वत लेते थे, जिसके बाद रजिस्ट्री होती थी। इतनी रजिस्ट्रियां आज तक सेक्शन 7 की एक साल में नहीं हुई, जो इन्होंने 1 महीने वो भी लॉकडाउन के अंदर की है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। 1200 रजिस्ट्रियों में अगर एवरेज लगाएं तो करोड़ों रुपए का इन्होंने गबन किया है। क्या शिकायत अभी आपने जिला उपायुक्त को की है? किस तरह की उम्मीद है कि कार्रवाई होगी? जिला उपायुक्त को हम करीब 1.5 महीने पहले ही तब ये मामला संज्ञान में आया तो हमने शिकायत कर दी थी, और डीसी साहब ने क्योंकि लॉकडाउन था तो व्हाट्सएप से की गई थी, कंप्लेंट भेजी गई थी। सेम टाइम 10 मिनट में ही डीसी साहब ने जवाब दिया था कि हम इंक्वायरी इनिशिएट कर रहे हैं। और ये फैक्ट है कि डीसी साहब ने जिस तरह का एक्शन लिया है उसी से ये चीजें रुक रही है। डीसी साहब ने तुरंत उसके ऊपर फाइनेंस कमिश्नर को रिपोर्ट भेजी, और वहां से किस किस ने किया है, और इन सब को देखते हुए अभी ये इन पर रोक लगी। आरटीआई में ये खुलासा हुआ है कि ये सभी रजिस्ट्री अवैध रूप से करीब 7 तहसील के अंदर की गई हैं, जिसके लिए डीटीपी ऑफिस से एनओसी लेना जरूरी होता है। गुरुग्राम की सोहना, बादशाहपुर, कादेपुर, हसरूर व गुरुग्राम समेत करीब 7 तहसीलों में कार्यरत तहसीलदारों ने सरकार के सभी आदेशों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनियों की व हुडा एक्ट के सेक्शन 7 के तहत आने वाली कृषि भूमि की बिना किसी एनओसी के ही लगभग 1200 रजिस्ट्रियां कर दी। इस संबंध में जब सवाल उठने लगे तो सरकार ने सभी तरह की रजिस्ट्रियों पर कुछ दिन तक रोक लगा दी, और कहा यह गया कि कुछ खामियों को ठीक करने के लिए ये कदम उठाया गया है। जो व्यवस्था ई रजिस्ट्रेशन की काफी दिनों से पेंडिंग थी कि कई डिपार्टमेंट्स की सारी चीज़ों को एक साथ मिला करके और जो रजिस्ट्रेशन का विषय उसको और सुधारा जाए, उसमें अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट, उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसमें रूरल डेवलपमेंट, उसमें हाई कोर्ट के लिटिगेशन, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, ऐसे सब डिपार्टमेंट्स को मिला करके और जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो निर्बाध तरीके से हो, किसी प्रकार की कोई शिकायत ना आए, ऐसा एक कार्यक्रम तय किया गया है। और उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए सभी विभागों के जितने सॉफ्टवेयर हैं उसको मिलाने के लिए एक 10 दिन के समय की आवश्यकता थी। इसलिए हमने अभी 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन सब बंद की है, और 14 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन खुले रूप से दोबारा से होगी, जिसमें एनओसीज जो अर्बन लोकल बॉडीज से या अलग अलग विभागों से लेने पड़ते थी उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, और रजिस्ट्रेशन भी
पूरे प्रदेश में किसी भी क्षेत्र की रजिस्ट्रेशन किसी भी तहसील में ये कराई जा सकेगी। कई बार जो शिकायतें मिलती हैं लिटिगेशन के मामलों में भी, वो किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लोगों को बहुत बड़ी एक जो समस्याएं आती थी इसमें रजिस्ट्रेशन में, उनका सबका निपटारा होगा। ऐसा डिपार्टमेंट की ओर से हमको एक 14 दिन का कार्यक्रम दिया गया है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू कराएंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश यादव के मुताबिक एक 100 गज की रजिस्ट्री पर करीब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए रिश्वत ली जाती है। 20 अप्रैल 2020 से 4 मई 2020 तक गुरुग्राम तहसील में 2 रजिस्ट्री हुई जो कि चोमा गांव की हैं। यहाँ पर यह भी जानने लायक है कि चोमा गांव के ये प्लॉट 900 मीटर के दायरे में आते हैं, जहाँ की रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंद है। लेकिन शायद रिश्वत के लालचियों को इसकी जानकारी ही नहीं थी। जब ये इस तरह की अवैध रजिस्ट्रियां होने और सरकार द्वारा रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने की खबर विपक्ष के कान तक गई, तो उसने सरकार को घोटालेबाज का टैग देने में जरा भी देर नहीं की। खट्टर सरकार आए दिन घोटालेबाजों की सरकार बनती जा रही है। ऐसा लगता है कि कोरोना काल में पहले शराब घोटाला और अब रजिस्ट्री घोटाला, आए दिन घोटाले पर घोटाले ही खट्टर सरकार का चाल चेहरा चरित्र बन गया है। 6 सालों में धान घोटाला पार्ट 1, धान घोटाला पार्ट 2, अरावली घोटाला, खनन घोटाला, ओवरलोडिंग घोटाला, HSSC घोटाला, पेपर लीक घोटाला, कितने और घोटाले गिनाए, फिर शराब घोटाला और अब रजिस्ट्री घोटाला। कोरोना की आड़ में कितने ही भूमाफिया के लोगों ने एनसीआर दिल्ली के क्षेत्र में गुड़गांवा, सोनीपत, फरीदाबाद और दूसरे जिलों के अंदर नाजायज कॉलोनियां काटकर रजिस्ट्री और कन्वेंसिंग करवाई। और जब इनकी शिकायत आई तो सरकार अपनी निद्रा से जागी और 21 जुलाई को पर्दा डालते हुए 24 और 25 दिन के लिए पूरे प्रांत में रजिस्ट्रियां बंद कर दी गई। खट्टर साहब सामने आकर बताते क्यों नहीं? सीधा सवाल है, क्या रजिस्ट्री घोटाले की जानकारी आपको है? और अगर हां तो वो कौन लोग हैं? क्या ये सही नहीं कि रजिस्ट्री घोटाले में सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोग और उच्च अधिकारी शामिल हैं? अगर हैं तो उनकी आप सीधे सीधे नाम उजागर क्यों नहीं करते? आप रजिस्ट्री घोटाले की और शराब घोटाले की जांच सीधे सीधे हाईकोर्ट के सिटिंग जज से क्यों नहीं करवाते? जानकारी के मुताबिक जितनी रजिस्ट्रियां पूरे 2019 में नहीं हुई, उससे ज्यादा अधिकारियों ने सिर्फ लॉकडाउन के भीतर ही कर डाली। सिर्फ गुरुग्राम की बात की जाए तो 74 रजिस्ट्री सोहना तहसील में, 2 वजीराबाद तहसील में हुई हैं, 10 कादीपुर, 10 हरसुर व 30 रजिस्ट्री बादशाहपुर तहसील में की गई। ये 129 रजिस्ट्री केवल 20 अप्रैल से 4 मई 2020 तक की गई। इसके बाद मई व जून में लगभग 1070 अवैध रजिस्ट्री और की गई। सरकार ने ये तो माना है कि गड़बड़ियों की शिकायतें आती थी, पर ये डिप्टी सीएम ने नहीं माना कि रजिस्ट्रियों पर रोक अवैध रजिस्ट्रियों की शिकायत की वजह से लगाई गई है। 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक तमाम लैंड ट्रांसफ़र और लैंड रजिस्ट्रीज को रोका गया है। 22 तारीख से 5 तारीख तक म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर रजिस्ट्रेशंस को रोका गया है और 22 तारीख से 15 तारीख तक जो कंट्रोल्ड एरिया है 7A का, उसके अंदर रजिस्ट्रीज को रोका गया है। 3 चीज़ें जो मैंने पहले भी आपके साथ साझी करी थी, उनको प्राथमिकता देते हुए ये निर्णय लिया गया है कि पहली चीज़, हरियाणा प्रदेश के अंदर रजिस्ट्री को और सिंपलर बनाने के लिए रेवेन्यू विभाग अपनी जमाबंदी की जो वेबसाइट है उसके अंदर सैंपल डीड्स गरीब आदमी के लिए भी टेम्पलेट्स के तौर पर अवेलेबल कराएगा, चाहे वो एक्सचेंज की हो चाहे ट्रांसफ़र की हो, और एक ही उद्देश्य के साथ कि आम आदमी को फिर दर दर के ठोकरें ना खानी पड़े, केवल मात्र अपना नाम, अपनी प्रॉपर्टी की जो डिटेल है, खसरा नंबर हो, वो अपलोड कर एक सिंपलर फॉर्म में वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा पाए। गुरुग्राम में जिन तहसीलों में ये अवैध रजिस्ट्रियां हुई हैं, उनमें सोहना के नायब तहसीलदार दलबीर सिंह पर तो कोर्ट में पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो गए और शिवाजी नगर थाने में केस दर्ज हो गया। फिलहाल इन सब मामलों की जांच जिला उपायुक्त को सौंप दी गई है
सरकार ने भी इस गोरख धंधे पर हमेशा से लगाम लगाने के लिए 17 अगस्त तक नई रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी है, मगर विपक्ष अब इसे मुद्दा बनाने में जुट गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने तो इस मामले को लेकर अपने ही अंदाज में 5 सवाल पूछ डाले हैं। रजिस्ट्री घोटाले को लेकर तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जांच बारे एक शब्द भी नहीं कहा। इसलिए हमारे सरकार से 5 सवाल है। पहला, क्या खट्टर सरकार को भू माफिया द्वारा लॉकडाउन की अवधि में किए गए रजिस्ट्री घोटाले की जानकारी है? यदि हां, तो इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? सवाल नंबर 2, क्या रजिस्ट्री घोटाले में सरकार में बैठे लोगों व चहेते अधिकारियों का सीधा सीधा हाथ है? यदि हां, तो उनके नाम और चेहरे उजागर क्यों नहीं किए जा रहे? नंबर 3, क्या अवैध कॉलोनियां काटने, रजिस्ट्रियां और कन्वेंस डीड करवाने, सरकार के खजाने को चूना लगाने के बारे अनेकों शिकायतें खट्टर सरकार के पास आई हैं? यदि हां, तो उन्हें जनता के समक्ष रख दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर दोषियों का चेहरा बेनकाब क्यों नहीं किया जा रहा? सवाल नंबर 4, क्या खट्टर सरकार रजिस्ट्री घोटाले की जांच पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से करवाने को तैयार है? सवाल नंबर 5, क्या मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर सामने आकर सारे तथ्य हरियाणा की जनता से साझा करेंगे या फिर रजिस्ट्री घोटाले को भी शराब घोटाले की तरह ठंडे बस्ते में डाल देंगे? सीधे सवाल ये है। उम्मीद है कि हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी सामने आकर पूरा जवाब देंगे। बहरहाल तमाम शिकायतों के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब सरकार जमीनों की खरीद और बिक्री और अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री में होने वाले भ्रष्टाचार पर सख्त हो गई है। यही वजह है कि इन अवैध रजिस्ट्रियों की जांच का जिम्मा डीसी को सौंप दिया है और अवैध पाए जाने पर उन्हें रद्द करने को कहा गया है। साथ ही फिलहाल नई रजिस्ट्रियों को बंद कर सिस्टम में सुधार किया जा रहा है ताकि लोग आगे से रजिस्ट्री के लिए किसी पर निर्भर न रहें। गुरुग्राम से मोहित कुमार और चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी।